सभी को नमस्कार। आज इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू सीरीज में हम लोग भविष्य की शिक्षा पर मंथन करने वाले हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मोदी कैबिनेट द्वारा पास किया गया है और उसके क्रियान्वयन को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। इसी संदर्भ में कि भविष्य की शिक्षा, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस पर ये इंटरव्यू सीरीज हम पूरे विश्व भर के लोगों से उनके सुझाव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सबके सजेशंस ले रहे हैं। आज इसी सीरीज में हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य श्री मनोज रयाल जी, आप MA BEd हैं और आप विद्या भारती, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन चेन है, उसमें आप 1995 से जुड़े हैं और 2006 से विद्यालय में कार्यरत हैं। में आप महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मसूरी उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप उत्कृष्ट शिक्षक के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रवर्तीय बिगुल शैक्षिक सम्मान, धौलाधार विकास समिति उत्कृष्ट शैक्षिक सम्मान, मसूरी नगर प्रशासन द्वारा शिक्षा के लिए शैक्षिक सम्मान, मसूरी नगर पालिका परिषद के द्वारा शिक्षक दिवस पर सम्मान व लोयंस क्लब मसूरी द्वारा शिक्षा दिवस पर चाणक्य सम्मान, ऐसे बहुत से सम्मानों द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं। और विद्या भारती के नाते आप मानक परिषद और वर्तमान में अभी पूर्व में ही जस्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर विद्या भारती ने देश भर में जो कार्यक्रम चलाया, उसके आप प्रांत के संयोजक के नाते काम किया, जिसमें विद्या भारती ने 2 प्रथम पुरस्कार भी जीते। आपका बहुत बहुत स्वागत मनोज रयाल जी इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू में। धन्यवाद सुमित, धन्यवाद अभिषेक जी। मनोज जी, अभी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखा ही है, उसके सभी बिंदुओं को लगभग 34 वर्ष बाद 1968 में प्रथम शिक्षा नीति का आना, फिर 86 में दूसरी, फिर कुछ संशोधन किए गए 1992 में, परंतु एक लंबे अंतराल बाद 34 वर्ष बाद हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिली है। देश भर में एक चर्चा का विषय है, सब लोग हर्ष में भी हैं कि क्या परिवर्तन आना है, कैसे इंप्लीमेंट होगी, कहीं कागजों पे तो ना रह जाए। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है मनोज जी कि जो ये शिक्षा नीति 2020 आई है, आप एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, आपको कौन से मुख्य बिंदु लगते हैं कि जो वर्तमान शिक्षा नीति चल रही है और जो भी आ जाएगी, उससे कौन से मूल बदलाव, क्या बदलाव आने वाला है जो लोगों को एकदम से क्लियर समझ में आए कि ये इस शिक्षा नीति से इस शिक्षा नीति में ये बदलाव आएगा? श्री मनोज जी। जी, बहुत सुंदर अभिषेक जी, आपने जैसे अभी बताया कि भाई मैं माई NAP का जो हम लोगों ने विद्या भारती ने पूरा एक कैंपेनिंग चलाया था, मेगा कैंपेनिंग, उसके प्रांत संयोजक होने के नाते मैंने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा भी है, समझा भी है। और मुझे लगता है कि जब हम ये चर्चा करते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अर्थात इससे पहले जो शिक्षा नीति आई, जैसे आपने अभी चर्चा में भी बताया, तो ये अलग क्या है। तो किसी भी चीज को जब हम उतारते हैं तो उसका एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है। तो वास्तव में इस शिक्षा नीति का जो मूल ध्येय है, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, यानी ये जो सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए सारी शिक्षा नीति को एक समता मूलक और समावेशी शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसको अगर समझना हो तो अगर हम कहते हैं कि भाई हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए, तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन को अब तक जो बिल्कुल प्राइमरी स्तर था उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो उसको अलग अलग कॉन्वेंट हुए या जो अपने अपने स्तर से विद्यालयों को चलाते थे, वो वहां अपना अपना पाठ्यक्रम सौंपते थे। अब जबकि वहां पर भी एक प्रकार से जो NCERT है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करके,
वहां पर भी अपना कोर्स ला रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि अब तक हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं नहीं था। यानी हम पढ़ा तो रहे थे, हमारे यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब चल रहा था, लेकिन वो कौन से पद्धति पर था उसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। अब गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी के माध्यम से वहां पर भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम के द्वारा उसको एक अडॉप्ट करने का प्रयास किया। ये एक सबसे बड़ी इसका एक जो मूल बदलाव इसमें आने वाला ये है। दूसरा, जो अब अभी तक 10+2 का कॉन्सेप्ट था कि 10+2 हो गया, उसके बाद शेष चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, तो अब उसको 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया। अर्थात पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को एक डिफाइन किया गया है। यानी अगर बच्चा ने अगर वो पढ़ रहा है तो अभी तक क्या होता था कि जैसे डिग्री कोर्स कर रहा है, अगर उसने फर्स्ट ईयर किया तो फर्स्ट ईयर करने के बाद वो अगर छोड़ देता है तो उसका डिग्री कोर्स खत्म हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर करेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करेगा तो डिग्री कोर्स मिलेगा। अगर उसने फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसको डिग्री प्लस उसकी स्कॉलर्स मतलब जो उसने रिसर्च की है उसमें वो उसके साथ में मिलने वाला है। अर्थात एक तरह से उसको जहां पर तक भी वो पढ़ना चाह रहा है वो उसको पढ़े और वो उसका यूटिलाइजेशन कर सके, इस रूप की शिक्षा पद्धति देने का प्रयास किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ रेमडेली शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था, अब इसको जोड़ा गया है। भाई कोई कुछ भी पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको हम मान्यता दें। उसने जितना भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको उसकी मान्यता दें, उसको रिकॉग्नाइज करें, ताकि वो भविष्य में जो भी करना चाह रहा है उस शिक्षा के माध्यम से उसको प्राप्त कर सके। जैसे अभी तक हमारे यहाँ सहायक पाठ्यक्रम, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर का शब्द यूज किया जाता था। अर्थात वो सहायक है, उनका कोई औचित्य नहीं होता था, हम उनको उसी रूप में प्रयोग करते थे। अब इस शिक्षा पद्धति में ये जोड़ा गया, नहीं वो सहायक नहीं है, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो नहीं है, वो भी एक प्रकार का पाठ्यक्रम ही है। जैसे कला है, संगीत है, शिल्प है, खेल है, योग है, कम्युनिटी सर्विसेज है, ये सब एक प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम का अंग है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि अभी सब, इससे पहले आपके प्लेनेट पर मैं भी सुनता रहा हूं कि सबने कहा भी मातृभाषा का प्रयोग प्राथमिक शिक्षा में, मातृभाषा का प्रयोग अनिवार्यता है, ये इसमें अनिवार्य किया गया है कि भाई बिल्कुल उसी में ही होनी चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से जो उसका लर्निंग पॉइंट है उसको वो ठीक से कर पाए। एक जो महत्वपूर्ण बात है इसमें अभिषेक जी की, जो हमारी अभी तक जीडीपी का हम 4.4% ही शिक्षा में इन्वेस्ट करते थे। अब इस नई सरकार ने, इस नई शिक्षा नीति में वो 6% होने वाली है। एक बहुत बड़ी बात है। देश में एक जो हायर एजुकेशन है उसके लिए एक ही रेगुलेटर एक्ट बनाया गया है, एक ही रेगुलेटर ही होगी जो कि सब प्रकार की शिक्षा पद्धति को चलाएगी। एक ही इंट्रेंस टेस्ट के लिए व्यवस्था की गई है, एक इंट्रेंस टेस्ट देगा बच्चा, उसको अलग अलग जहां जहां पर उसको देना होगा, जहां जहां उसको निकलना होगा, इस प्रकार से वो कर सकता है। आपने पूछा एक विशेष तौर पर कंप्यूटर कोडिंग और एनएसएल, नेशनल साइन लैंग्वेज, और कंप्यूटर कोडिंग, ये दो जो नई शिक्षा पद्धति में दिए गए हैं, ये बहुत अभूतपूर्व रूप से हमारे देश की नई शिक्षा पद्धति को और हमारे देश की शिक्षा को बदलने वाले हैं, जो कि अब तक इस पुरानी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत नहीं था। ऐसे कुछ जो प्रमुख प्रमुख चीजें थी, शिक्षकों के सपोर्ट के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। हम एनआरपी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कर रहे हैं। हम कक्षा 6 से ही बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने बता ही दिया। भारतीय ज्ञान की जो जो भारतीय ज्ञान पर आधारित जो जितनी भी अब तक की जो पॉलिसियां हैं उनको चलाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इस प्रकार के ऐसे कुछ प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं जो कि इस नई शिक्षा पद्धति में, इस नई शिक्षा नीति में हम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले। जी मनोज जी, आपने सभी बिंदुओं को रखा। जैसा कि आजकल एक सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पॉलिसी नो डाउट बहुत अच्छी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। आप तो बिल्कुल ग्राउंड पर हैं और उस पहाड़ी क्षेत्र में आप शिक्षा दे रहे हैं जहाँ शिक्षा का अभाव तो नहीं कह सकता, परंतु आपके विद्यालयों से अगर उत्तराखंड की लिस्ट में देखें टॉपर्स, तो आपके विद्यालय का नाम हर जगह मिलता है। जो आपने सभी बिंदु बताए,
निश्चित ही बहुत अच्छे हैं। क्रियान्वयन की दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्या मुश्किलें आने वाली हैं क्रियान्वयन में? हाँ, अभिषेक जी, बात ये सही बोली आपने। जो इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं उसमें वास्तव में थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें रहेंगी। वो इस रूप में रह सकती हैं कि जो नई शिक्षा नीति हम लोगों ने बनाई है उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने का एक महत्वपूर्ण विषय भी रहने वाला है। कि जो मैंने जी, अभी कहा कि भाई हम जो पुरानी पद्धतियां हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान पर आधारित जो पद्धतियां हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं सिलेबस में उतारना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग उसके लिए पहले एक प्रकार का सिलेबस तैयार करने वाला है। उस सिलेबस के आधार पर वो जब सिलेबस में आ जाएगा तो पढ़ाने में आसानी रहेगी। एक जो मैंने क्योंकि माई एनईपी का जब मैं काम कर रहा था तो उस समय पर मेरे अपने प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में ये वर्चुअल मीटिंग होती थी। तो वहां पर सीओ जुड़ते थे, डीओ जुड़ते थे, बहुत सारे शिक्षाविद जुड़ते थे। उनका कहना था कि आपने जो मातृभाषा में ये रखा है कि भाई मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो इसके कारण से बच्चों को आगे जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होंगी उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मैंने वहां पर भी ये विचार रखा था कि नहीं, आप आज की डेट में जितने भी विश्व के टॉप 5 देश हैं, वो सब के सब अपनी मूल भाषा में ही अपना शिक्षण ग्रहण करते हैं और उसी आधार पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे चलाते हैं और इसलिए वो विश्व के टॉप 5 बने हैं। हम लोग भी अगर, ठीक है, हमारे देश में अंग्रेजी पढ़ी जाती है, नो डाउट, तो हम अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम को रख करके उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को भी चलाएंगे। तो कुछ लोगों के मन में यह संदेह है। दूसरा इम्प्लीमेंट की बात जो सबसे मुझे लगती है अभी, कि जैसे मैंने अभी कहा आईएसएल, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज का एक है, तो साइन लैंग्वेज की जो लिपि है वो तैयार करनी पड़ेगी, उस प्रकार के टीचर तैयार करने पड़ेंगे। हमको इस नई शिक्षा नीति को पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स ट्रेनिंग की भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वो भी इसमें रहेगा। और दूसरा जो हम लोगों ने कंप्यूटर कोडिंग वाली बात की है, तो अभी आप लोग देख लेंगे व्हाट्सएप पर बहुत सारे, फेसबुक पर आ रहे हैं कि बहुत सारे कंपनियों ने कंप्यूटर कोडिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। तो आज विश्व भी समझ रहा है इस बात को, देश भी समझ रहा है कि कंप्यूटर कोडिंग कितनी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर हमको टीचर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। टीचर्स अपग्रेडेशन के लिए हमको टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होगी और अपना पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हमको ऐसे अपने लेखक भी चाहिए होंगे, ऐसे अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग चाहिए होंगे जो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को विकसित करने के लिए, इस प्रकार की शिक्षा नीति को पढ़ाने के लिए और पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए हमको लोग तैयार कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चुनौती नहीं आएगी। 1-2 साल के, 2-3 साल के अंदर अंदर हम इस चीज को भी व्यवस्थित कर लेंगे। मनोज जी, इसी से जुड़ा एक काउंटर क्वेश्चन यह है, रिसोर्सेज, आप शिक्षा में हैं, आपके साथ सरकारी स्कूल भी हैं, क्या वो रिसोर्सेज जुट पाएंगे? संसाधन मतलब अर्थ। संसाधनों का जी बिल्कुल, आपने जैसे अभी कहा कि जैसे मैंने आपने उसमें भी कहा कि हम कक्षा 6 से बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए फिर हमको उस प्रकार के संसाधन उस बच्चे के लिए जुटाने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर हर जगह पर वो संसाधन नहीं होंगे। कहीं पर कोई संसाधन की उपलब्धता होगी, कहीं पर कुछ होगा। जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ पर जल की पर्याप्त मात्रा है, मृदा की पर्याप्त मात्रा है, फर्नीचर की पर्याप्त, पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में। वहीं हम प्लेन में जाएंगे तो प्लेन में उसके पास वहां पर जो कृषि उपज है वो पर्याप्त मात्रा में होगी, उसके पास कारखाने पर्याप्त मात्रा में होंगे। तो देश के अंदर जहां पर जो संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, उन संसाधनों में ही वैकल्पिक शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। हर जगह पर हर शिक्षा देना तो संभव नहीं होगा, लेकिन जहां पर जो उपलब्ध हो सकता है उसके माध्यम से हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज भी तैयार करने पड़ेंगे। वो एक प्रारंभिक तौर पे थोड़ा सा संकट होगा, लेकिन आगे मुझे लगता है कि आगे हम उसको और अच्छे ढंग से उपलब्ध करा पाएंगे। जी मनोज जी, इसी से हम आगे चलते हैं। कोविड का समय चल रहा है और आज बड़ी खुशखबरी की भी न्यूज आई है। यूनाइटेड किंगडम में आज पहली बार वो दवाई जो है हॉस्पिटल तक पहुंची है और भारत में भी बहुत जल्दी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। लॉकडाउन 1 से और आज तक टेक्नोलॉजी, हम सोचते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा संभव है। आज से 5 साल से कोशिश भी हो रही है, विद्या भारती एक लंबा प्रयास भी कर रही है, परंतु कोविड ने टेक्नोलॉजी को इतना फेमिलियर बना दिया कि जो शायद ट्रेनिंग 5 साल में नहीं कर पाई, वो लॉकडाउन ने कुछ महीनों में कर दिया। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न
मनोज जी यह है कि कोविड में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपका क्या अनुभव रहा और आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा टेक्नोलॉजी में और कोविड में, आपका अनुभव और मुश्किलें? मुझे लगता है कि वास्तव में अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो चीज हम कभी नहीं सीख सकते थे। मैं हरिद्वार आईआईटी वालों के साथ में एक बार ऐसी वेबिनार में था, और वहां के एक प्रोफेसर कह रहे थे कि जब मैं ये कहता था कि भाई ऑनलाइन मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ, ऑनलाइन आपसे वाइवा ले लेता हूँ, तो वहां के टीचर भी और प्रोफेसर भी कहते थे कि नहीं नहीं सर, ऑनलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं बैग लेकर के पुणे जाता था, अहमदाबाद जाता था, वहां इंटरव्यू करके आता था, वहां से वाइवा करके आता था। अब वही सारे काम हम फोन पे कर रहे हैं। वास्तव में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ये आविष्कार जो अब तक हम लोगों को लगता था कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, हम बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए बाकायदा बैठ के करते थे। अपनी पेरेंट्स मीटिंग में स्पष्ट कहते थे किसी प्रकार का फोन नहीं देना, कोई सी फोन की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारे से पूछिए। फोन पर कोई नेट पे कोई सर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? तब हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज वही फोन हमारे बच्चों के लिए संबल बना है। आज अगर हम अपने बच्चों के एग्जाम ले पा रहे हैं, आज हम अपने बच्चों से बातचीत कर पा रहे हैं, आज अपने बच्चों को हम कुछ पढ़ा पा रहे हैं, तो सिर्फ उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा अनुभव रहा, बच्चों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि बच्चे जो खुल करके कभी क्लास के अंदर नहीं कहते थे, वो बच्चों ने ऑनलाइन कहा है, क्योंकि वहां पर उसे पता था कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ, टीचर बहुत दूर बैठे हैं, मैं खुल के पूछ सकता हूँ। बच्चों ने काउंटर क्वेश्चन भी किए हैं। बच्चों को जहां पर समझ में नहीं आता था, बच्चे अपने हैंड रेज करके पूछते थे, सर प्लीज वो समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बोलिए। जो संकोच बच्चे को क्लास के अंदर टीचर के सामने पढ़ने में होता था, बच्चा उस वो संकोच को छोड़ करके घर के अंदर बैठा रहता था। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष सुमित जी, एक बहुत बड़ा मुझे जो अनुभव आया अपने व्यक्तिगत अपने स्कूल से, कि अभी तक हमारा जो पेरेंट्स था, वो कहता था अच्छा स्कूल में जो कुछ हो रहा होगा हो रहा होगा, उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता था। लेकिन इस कोविड के दौरान वो पेरेंट्स भी बच्चे के साथ में जुड़ता था, और मैंने प्रत्यक्ष अपनी क्लासों में जुड़ करके मैं कहता था भाई जरा 2 मिनट के लिए अपने पेरेंट्सों को बिठाओ जरा सबको। मैं पेरेंट्स से भी बातचीत करता था क्लास के अंदर ही बैठ के। क्लास चल रही है, 5 मिनट का टाइम मांगता था अपने टीचर से, भाई 5 मिनट मुझे बातचीत करने दो। तो मैं सामने पूछता भी था कि ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है क्या? आपका बच्चा, आप इस क्लास के बाद आप अपने बच्चे से फीडबैक लेना, फिर वो फीडबैक को मुझे बताना। मैंने प्रत्यक्ष हर महीने में अभी अपनी ऑनलाइन ही अपने पेरेंट्स से बातचीत करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बातचीत करता हूँ। तो निश्चित तौर पे इसका बहुत लाभ मिला है, और हम जो हमारे स्कूल अगर आज चल पा रहे हैं तो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल पा रहे हैं। प्रॉब्लम वाली बात जहां तक आपने कही कि स्वाभाविक है कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। कुछ भैया बहन उसका बहुत अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं, कुछ भैया बहन ठीक है उस नाम पर गेम भी खेल रहे हैं, और कहीं पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो तो उत्तराखंड के अंदर स्वाभाविक है कि भाई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कोई डिस्कस करने का इशू नहीं है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अगर अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई तो आपके और हमारी बातचीत में भी डिस्टर्बेंस होने वाला है, तो वो स्वाभाविक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस कोविड-19 ने हमको टेक्नोलॉजी के इतने पास ले आया है कि जो वास्तव में आपने कहा कि ट्रेनिंग देने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे थे। मुझे ठीक से याद है कि आप एक बार पृथ्वी कुल के माध्यम से वहां पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे थे। हमारे बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर को चलाने में भी दिक्कत थी। आज हम सब लोग ऑनलाइन बैठ के बातचीत कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, और फेसबुक के माध्यम से सब काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ईमेल ये सब हम सीख पाए हैं, तो सिर्फ इस कोविड के कारण सीख पाए। तो उस परिस्थिति ने हमको एक नई चीज सीखने को दी है। निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ही हुआ है। जी, तो निश्चित ही टेक्नोलॉजी एक पॉजिटिविटी है शिक्षा को लेकर, जैसा कि आपने बताया। मैं अंतिम प्रश्न की ओर चलता हूं मनोज जी। टेक्नोलॉजी एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक मुख्य बिंदु भी है कि ई शिक्षा पर जोर। जी बिल्कुल। अब जो क्रियान्वयन को लेकर विषय चल रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी में पृथ्वीकुल होने के नाते, उसका कार्यकर्ता होने के नाते, हम लोग 5 वर्ष से उत्तराखंड की शिक्षा में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने में किस प्रकार से सहायता कर सकती है, उसको लेकर टेक्नोलॉजी में भी निश्चित बदलाव होने हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बदलाव होने हैं। उसी हिसाब से हम लोग भी लगे हैं, और नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व में एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि
विद्यालय को हेल्प करे शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में। आपसे मेरा इससे जुड़ता हुआ प्रश्न यह है कि आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कोविड के समय बहुत अत्यधिक। आप कौन से फीचर्स चाहेंगे कि हाँ, अगर टेक्नोलॉजी में ये आ जाए तो निश्चित ही शिक्षा में और मुझे मतलब आपको फील हुआ हो ये चीज और जुड़नी चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे कौन से चीजें आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी में? जी, बिल्कुल। जैसे आपने अभी एप्लीकेशंस की बात करी कि हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बना रहे हैं। इस पर मेरा ये है कि भई जो विद्या भारती का हमारा ऐप चल भी रहा है, उस पर हमारे बहुत सारे आपने प्रतिगुल के माध्यम से बहुत बनाए भी हैं, हम देखते भी हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ना प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज़ हमारी एक एप्लीकेशन बन जाए, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज़ कि भई क्लास 1 में हिंदी की ऐप ये है, मैथ्स की ऐप ये है, 10th में ये है, 12th में ये है। तो क्या होगा कि माना बच्चा क्लास के अंदर नहीं भी समझ पाया, तो वो उस ऐप को खोले और अपने सब्जेक्ट को वहां से पढ़ सके। एक तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज की लर्निंग ऐप बने, ताकि उसमें पूरा पाठ्यक्रम हम उसके अंदर समाहित कर सके। दूसरा, जिसमें कि उसकी बेसिक नॉलेज हो बच्चे के लिए, कि वो बेसिक उसको सीखना क्या-क्या है। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को मैथ्स, इंटर की मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इंटर की मैथ्स पढ़ने के लिए जो बहुत छोटी-छोटी चीजें होती हैं, जो प्राइमरी चीजें होती हैं, वो कई बार टीचर नहीं पढ़ा पाता क्लास के अंदर। उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस भी होता है, उसके पास टाइम पीरियड की भी बाउंडेशंस होती है। तो हम 12th क्लास की मैथ्स, मैथ्स तो ये है, लेकिन बेसिक क्या-क्या चीजें हैं, वो ये चीजें हैं। ऐसी बेसिक नॉलेज वाला एक ऐप वहाँ बननी चाहिए। दूसरा, अ, एक नेटवर्किंग जो प्रॉब्लम है, नेटवर्क की जो सिस्टम है, कि नेटवर्किंग को और अच्छी कनेक्टिविटी बने उसकी, ताकि हम बच्चे को जब नेट से पढ़ा रहे हो तो वो उस तक ठीक से पहुंच जाए। ये इस ओर पर भी काम करने का वो है। कंप्यूटर कोडिंग वाला विषय हमको भी स्टार्ट करना चाहिए, अपने माध्यम से भी कंप्यूटर की कोडिंग को हम कैसे-कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आईएसएल ये के नया वो बनाया है कि जो संपूर्ण देश के अंदर हम किसी भी कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं। हम उसकी भाषा को नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से उसको समझ सकें। इसके लिए भी इस पर एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बननी चाहिए। एक दूसरे से हम कैसे सीख सकते हैं, उसकी लैंग्वेजेस को कैसे समझ सकते हैं, उसके साइन को कैसे समझ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एक सामान्य विद्यार्थी के लिए, जो छोटा सा छोटा है और बड़ा सा बड़ा है, उसके लिए बहुत ईज़ी गोइंग कैसे हो सकती है, इसमें हम कोई एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विद्या भारती का जो इस क्षेत्र में जो काम करने का अनुभव है, पृथ्वी बिल्कुल इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा। जी, भाई साहब आपके सभी सुझावों को खासकर जो आपने अंत में दिए, उनको हमने सभी को नोट किया है और इसकी एक पूरी सीरीज बन रही है, लगभग 200 सीरीज होनी है और उन सभी के निचोड़ को निकाल कर हम लोग उसको टेक्नोलॉजी में डालने वाले हैं। जैसा कि आपसे अभी चर्चा भी हुई, इसी में हमने एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट के कुछ कोर्स और एनसीईआरटी के हिसाब से कंटेंट, ये हम इतने तक पहुंच गए हैं जो कि नए वर्जन में हम लॉन्च करने वाले हैं अपने नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व। आपने इस इंटरव्यू में अपना अमूल्य समय दिया, अमूल्य विचार रखे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। बहुत नमस्ते। धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते।